ये जो है टेस्ट पेपर वही 18 अप्रैल वाला, इसके क्वेश्चन कर लेंगे। ईमेल आईडी डाल देते हैं। देखो भाई, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक पहला क्वेश्चन यहाँ पर इसमें जो है इनुमरेशन के क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, जिससे इनुमरेशन जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए यूज करा जाता है। तो इसको समझते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक एनम है, ठीक है, एनम कीवर्ड होता है जिससे हम इनुमरेशन टाइप डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, और ये जो है हमारे पास हेलो जो है इनुमरेशन वेरिएबल है। अब कर्ली ब्रेसिस से इसको अगर सिंगल लाइन में भी हम देखें तो ये ऐसे लिखा हुआ है एनम हेलो। एनम हमारे पास कीवर्ड हो गया, हेलो इनुमरेशन वेरिएबल कहलाता है, कर्ली ब्रेसिस लगाया A,B,C सेमीकोलन और बंद कर दिया। ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एनम क्या होता है, खुद के डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए यूज करा जाता है। जैसे डेटा टाइप होते हैं हमारे पास इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसे ही अब हेलो काम कर रहा, जैसे इंट काम करता है ऐसे ही हेलो। तो हम जैसे इंट ए लिखते हैं तो आप अब क्या कर सकते हो, हेलो ए लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अब देखो जब एनुमरेशन बनाया जाता है तो एनुमरेशन के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे हम वैल्यूज देते हैं, ये जो वैल्यूज होंगी हमारे पास, ठीक है, इनुमरेटर होंगे, तो ये सब कोमा लगा कर दिया जाएगा और लास्ट वाला जो होगा इसके बाद में सेमीकोलन नहीं लगाना। ये इसी तरह से होना चाहिए था, A,B,C इस तरह से लिखना होता है, ठीक है। लास्ट में हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, सेमीकोलन लगाया हुआ है, तो लास्ट का जो ये वाला सेमीकोलन, इसकी वजह से इसमें एरर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एरर, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते थे, जैसे आगे दिया हुआ है यहाँ पे एनम हेलो एम लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे एनम जो है हमारे पास ऑप्शनल कीवर्ड होता है, तो यहाँ पर क्योंकि हेलो है, हेलो का हमने एक वेरिएबल बना दिया है और एम की वैल्यू हमने बी करी, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसकी वैल्यू जो है 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है, ठीक है। तो हमारे पास b की वैल्यू m में असाइन होगी, हाँ करवा लो, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, वो हमारे पास 1 हो। अभी भी ये बंद मत करना, इतना उधर से कर लो, थोड़ा ये लाइव चल रहा है, ठीक है, उधर से करके ले आना फिर यहाँ पे लगा देना। पहले नीचे से करके ले आना, इसका मत हटाना अभी 10 मिनट के लिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है b की वैल्यू हम देख रहे हैं, जैसे तो b की वैल्यू जो है ये इसमें चली गई, b की वैल्यू हमारे पास 1 थी तो 1 आ जाता अगर यहाँ पे सेमीकोलन ना होता, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी एनम से रिलेटेड है। इसमें कहा है कि विच इज़ द इनवैलिड स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वो इनवैलिड है। तो जैसे ये लिखा 2 एनम सिंबल कैन नॉट हैव द सेम वैल्यू, 2 एनम सिंबल की सेम वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। इनवैलिड बताना हमारे पास, इसका मतलब ये कह रहा है कि जैसे हम एनम हेलो लिख देते हैं तो एनम हेलो में हमने यहाँ पे A,B,C इस तरह से अगर लिख दिया तो ये तो सही है, ठीक है। अब इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 से शुरू होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है। अगर हम वैल्यू को चेंज कर दें कि भाई इसकी, अब मैनुअली भी हम दे सकते हैं, इसकी वैल्यू हमने 0 कर दी, इसकी वैल्यू भी 0 कर दी, इसकी वैल्यू भी हमने मान लिया 1 कर दी या 2 कर दी, जो आपकी मर्जी आप वो कर सकते हैं। तो एनम वेरिएबल की जो है वैल्यू जो है एनम सिम्बल्स की सेम हो सकती है, इसमें कोई ये नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट बता रहा है, तो हमें इनवैलिड स्टेटमेंट ही करना था, ये आंसर हो जाएगा। ये कह रहा ओनली इंटीजर कांस्टेंट आर अलाउड इन एनम, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये केवल इंटीजर ही हो सकती है, हम यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट ही लगा सकते हैं, ये स्टेटमेंट सही है।
फिर कहा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज द वैल्यू ऑफ एनम सिंबल, एनम सिंबल की वैल्यू चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो इसको समझो ध्यान से, गलती बच्चे ज़्यादातर इसमें कर देते हैं कि हम तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं, और इसमें कह रहा है कि चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है, चेंज नहीं कर सकते। ये तो हमारे पास इनिशियलाइज हो रही है, चेंज नहीं हो रही, ये तो हम इनिशियल वैल्यू दे रहे। चेंज होना क्या होता है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम जाते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हमारे पास यहाँ पे m जो लिखा हमने, ये हमारे पास हेलो m लिखा, m एक वेरिएबल है और यहाँ पे m इक्वल टू b करा। अब यहाँ पे a b c थे, अगर मैं यहाँ पे b इक्वल टू 5 करने लगूँ तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, तो ये चेंज करना अगर यहीं पे लिख रहे हैं वो इनिशियलाइज करना होता है, हमें इनिशियल वैल्यू देनी होती है। क्या होती है, तो एक बार इनिशियल वैल्यू देते हैं, बाद में चेंज नहीं होती, फाइनल हो जाती है। एनम वेरिएबल आर ऑटोमेटिकली असाइन वैल्यू, अगर हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यू ले लेता है, जैसे 0 1 2 हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यू उसने लिया हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर जो है फर्स्ट वाला हो जाएगा सही। बाकी स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट ही हमारे पास गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम इनको नेक्स्ट उस पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर भी इनुमरेशन का ही क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि एनम वीक, इनुमरेशन को आप डिक्लेयर मेन के अंदर भी कर सकते हो, मेन के बाहर भी। मेन के अंदर करेंगे तो ये मेन में यूज होगा, लोकल होगा। मेन के बाहर करेंगे तो ग्लोबल होगा, किसी भी आप फंक्शन में इसका यूज कर सकते हो बाद में। तो वीक नाम का हमने एक बनाया इनुमरेशन वेरिएबल, और संडे है, जैसे संडे की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जाएगी और मंडे है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जब हमने वीक के 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं S1 और S2। ठीक है, S1 में संडे डाल दिया है तो संडे मतलब 0, S2 में हमारे पास मंडे हमने डाल दिया है तो मंडे मतलब क्या होगा 1। हम S1 की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं तो S1 की वैल्यू 0 है तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ हेलो ईशांत, लेट हो गए बच्चे अभी आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर तो हमारा 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में देखो, जब साइज ऑफ ऑपरेटर परफॉर्म किया जाता है वो किस तरह से परफॉर्म करा जाता है। ये एक ऑपरेटर है साइज ऑफ हमारा, जैसे इंटीजर की वैल्यू 1 दी हुई है तो डेटा टाइप है हमारे पास, डेटा टाइप हमारे पास दिया हुआ है इंटीजर, और इंटीजर का साइज़ अगर हम 16 बिट की मशीन पे काम करते हैं तो वहाँ पे 2 बाइट का होता है, और अगर जो 16 बिट के कंपाइलर पे 32 बिट का कंपाइलर है तो वहाँ पे 4 बाइट का होता है। ठीक है, तो इंटीजर का साइज़ यहाँ पे 4 तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है वैसे। ठीक है, तो बेसिकली अगर आंसर होगा तो 2 में ही हो सकता है। अब यहाँ पे साइज़ की बात करी गई है ++a। जब हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर यूज होता है तो साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर जो भी चीज़ लिखी उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर इस वेरिएबल का केवल टाइप देखता है, ना कि वैल्यू देखता। उसको वैल्यू से कोई मतलब नहीं, इसको टाइप से मतलब है। यहाँ पे ये इसको इस तरह से करेगा साइज ऑफ इंट, बस उसने देखा a लिखा हुआ है, a का टाइप लिख दिया, बाकी वैल्यू क्या है उसकी, क्या ऑपरेशन हो रही है, प्लस हो रही, माइनस हो रही, कुछ भी हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। ठीक है, इंटीजर का साइज 2 बाइट है, a की वैल्यू से कोई मतलब नहीं हुआ तो a की वैल्यू 1 ही रही, तो आंसर 2 और 1 हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाता है। इस तरह से साइज ऑफ ऑपरेटर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी साइज ऑफ सही है, साइज ऑफ कैरेक्टर का बताना आपको। कैरेक्टर का साइज बताना है अगर हमारे पास 32 बिट का कंपाइलर है। तो देखो कंपाइलर के साइज से जो है हमारे पास इंटीजर के साइज पे फ़र्क पड़ता है, कैरेक्टर के साइज पे फ़र्क नहीं पड़ता। कैरेक्टर जो है बेसिकली फ़र्क पड़ता है कि हम कौन से एनकोडिंग में यूज़ कर रहे हैं। एनकोडिंग जैसे हम आस्काई एनकोडिंग यूज़ कर रहे हैं या यूनिकोड एनकोडिंग यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारे पास आस्काई एनकोडिंग होती है वो हम यूज़ करते हैं बेसिकली C++ में, और यूनिकोड एनकोडिंग जो है ये हमारे पास जावा में हम यूज़ करते हैं। तो जावा में यूनिकोड जो होता है वहाँ पे 2 बाइट का कैरेक्टर होता है और इसमें 1 बाइट का कैरेक्टर होता है। तो यानी कैरेक्टर का साइज़ 1 बाइट होगा, 1 बाइट 8 बिट्स के इक्वल होता है, तो आंसर आपके पास 8 बिट्स यानी सेकंड वाला आंसर होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिया हुआ है साइज ऑफ ए जो है देखोगे आप ध्यान से तो यहाँ पे ए को सिंगल कोट में लिखा हुआ है, यानी ये कोई वेरिएबल नहीं है।
ठीक है। और वेरिएबल नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट कांस्टेंट है, लिटरल है, सिंगल कोट में है तो मतलब कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर का साइज क्या होता है, 1 बाइट होता है। %d है, %d में जब हम प्रिंट कराते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में ही आएगा। साइज तो आपके 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट जो भी आना न्यूमेरिक वैल्यू होती है तो 1 देता है। और जब भी प्रिंट होता है, प्रिंट में हमारे पास बिट में प्रिंट नहीं होता, ठीक है। यहाँ तो हमसे पूछा गया है, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे वो हमेशा बाइट में ही प्रिंट करता है। तो यहाँ पे 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैन बी ड्राइव्ड। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो है वो हम कैसे बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो %d जो होता है, %d का मतलब होता है जो वैल्यू है वो डेसिमल में प्रिंट करनी है। %d का मतलब ये होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास %f करते हैं तो ये फ्लोट में प्रिंट करता है, %x करते हैं तो वो हेक्सा में प्रिंट करता है, ठीक है। तो %o करेंगे तो हमारे पास ऑक्टल के लिए यूज होते हैं। तो इसी तरह से %d डेसिमल के लिए होते हैं। तो नॉर्मली डेसिमल में वैल्यू। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में हम स्ट्रक्चर जो होती है, स्ट्रक्ट कीवर्ड से हम यूज़ करते हैं। यूनियन होते हैं, यूजर डिफाइन होते हैं। क्लास बनाते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, अपने अकॉर्डिंग हम उसमें क्या वैल्यू होंगी, ठीक है, क्या कौन कौन सी वो वैल्यू रख सकता है, क्या वेरिएबल होंगे, उसके क्या फंक्शंस होंगे, ये सब डिफाइन करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर जो है और यूनियन के अंदर अगर सी लैंग्वेज में हम यूज़ करें केवल वेरिएबल होते हैं, C++ में फंक्शन और वेरिएबल भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्लास में तो फंक्शन डेटा मेंबर भी होते हैं और मेंबर फंक्शन भी होते हैं, दोनों ही होते हैं, वेरिएबल और फंक्शन दोनों का यूज कर लेते हैं। तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। एनम के अभी हमने शुरू के 3 क्वेश्चन थे, एनम से डिक्लेयर किए थे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो स्ट्रक्चर से भी होगा, एनम से भी होगा, जब 2 होंगे तो ऑल ऑफ दीज भी आंसर ही होगा, ठीक है। आंसर तो ये होना है। अब ये टाइप डेफ क्या है। टाइप डेफ क्या होता है, बेसिकली जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं उनको अलाइस नेम यानी निक नेम देने के लिए यूज किया जाता है टाइप डेफ का। तो टाइप डेफ ये एक कीवर्ड है, ठीक है, जो हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। इसका काम होता है टू प्रोवाइड द निक नेम यानी अलाइस नेम, ठीक है, अलाइस नेम या कोई भी मीनिंगफुल नेम, सम मीनिंगफुल नेम। इंटरनेट बीच में बंद हो गया था, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था, वो नेटवर्क बेसिकली चेंज करवा रहे थे। तो अभी देखते हैं कहाँ पे चल रहे थे हम। इंटरनेट बीच में बंद हो गया, ये वाला टाइप डेफ वाला था, इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम सी आ गई थी। तो देखो ये वाला टाइप डेफ वाला हम पढ़ रहे थे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर एनम ये तो होते ही हैं और टाइप डेफ जो है ये भी। अभी टाइप डेफ के बारे में हमने लिखा था कि टाइप डेफ जो है हमारे पास क्या होता है, ये एक कीवर्ड होता है, इज ए कीवर्ड यूज्ड टू प्रोवाइड, ठीक है, सम अलाइस नेम यानी निक नेम, अलाइस नेम बोल सकते हैं, या सम मीनिंगफुल नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग वेरिएबल। एग्जिस्टिंग वेरिएबल है हमारे पास या डेटा टाइप्स हैं, तो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को हम कोई दूसरा नाम देना हो, ठीक है, तो उसको हम कर सकते हैं वहाँ से। तो अगर कोई दूसरा नाम हमें प्रोवाइड करवाना होता है तो हम टाइप डेफ से कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लिया आप यूज़ करते हैं एक इंटीजर a = 5 जैसे हमने लिखा, तो इस तरह से हमारे पास होता है। अब आपको इंटीजर नहीं लिखना, इस इंटीजर ये डेटा टाइप है, इसका नाम आपको कुछ और यूज़ करना है इंटीजर की जगह, ठीक है। तो कैसे यूज़ करेंगे हम, आप टाइप डेफ यूज़ करेंगे, ये कीवर्ड है, इसके बाद जो भी एग्जिस्टिंग नाम होगा जिस भी डेटा टाइप का आपको चेंज करना है, यानी ओल्ड नेम जो भी उसका एग्जिस्टिंग नेम लिखेंगे और फिर आप न्यू नेम इसका यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया कि भाई टाइप डेफ है, टाइप डेफ इंटीजर है, इंटीजर का नाम हमने SP लिख दिया। अब जहाँ जहाँ हम प्रोग्राम में इंट लिखते थे, इंट की जगह आपको इंट नहीं लिखना, उसकी जगह SP लिखना है,
ठीक है, इंट की जगह हमें क्या लिखना है, SP लिखना है। तो जैसे हमने लिख दिया SP a = 5 और आप सी आउट कराओगे a को, तो आपके पास आंसर 5 आ जाएगा इस तरह से। तो टाइप डेफ एक कीवर्ड होता है C++ में, जिससे हम निक नेम दे सकते हैं, यानी किसी डेटा टाइप का निक नेम देने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है टाइप डेफ। तो ये जो है हमारे पास स्ट्रक्ट, एनम, टाइप डेफ सारे के सारे क्या हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये भी तो एक नया डेटा टाइप बना दिया हमने SP नाम का। एनम हेलो लिख के हमने बनाया ABC इस तरह से, तो ये जो है हमारे पास हेलो एक डेटा टाइप बन गया। स्ट्रक्ट करके लिखा हमने, स्ट्रक्ट बुक वगैरह, और यहाँ पे उसके वेरिएबल या मेंबर्स हमने लिख दी, तो ये बुक नाम का डेटा टाइप बन गया। तो इस तरह से हम डेटा टाइप इनसे यूजर डिफाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए स्ट्रक्चर मेंबर, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर का मेंबर नहीं हो सकता, वो भी C++ में बताना। C के अंदर तो स्ट्रक्चर में हम वेरिएबल ही लिख सकते हैं, लेकिन C++ में स्ट्रक्चर के अंदर दूसरी स्ट्रक्चर भी, यानी नेस्टेड स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं। नेस्टेड स्ट्रक्चर भी अलाउ होती है। C++ में फंक्शन भी बना सकते हैं, वेरिएबल भी बना सकते हैं, कोई वेरिएबल एरे टाइप का लेना वो भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ अलाउ होती हैं, ठीक है। इसमें कहा कैन नॉट भी, तो कैन नॉट भी ये तो सब होती हैं, तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द मेंशन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर हम आते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C कोड, ठीक है। तो इसका आउटपुट हमें बताना। देखो इस तरह के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आपके पास, आप देखेंगे एक क्वेश्चन अगली स्क्रीन पे होगा शायद, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में सेम ही है, बस ये चेंज है कंपाइलर का साइज। तो इसके अकॉर्डिंग हमें समझना है किस तरह से होगा। जैसे हमारे पास एक स्ट्रक्चर दी है, स्ट्रक्चर में टेस्ट नाम की स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जितने मेंबर हैं वो सब स्पेस लेते हैं अपना अपना, ठीक है। और जो है जो टोटल साइज होता है स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट का, वो टोटल जो जितने भी मेंबर होते हैं उनके साइज के इक्वल होगा, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पर हमारे पास इसने कहा 32 बिट का कंपाइलर हम यूज करें। सबसे पहले चीज़ ये 32 बिट का कंपाइलर। तो नॉर्मली आपके पास 2 तरह के यूज होंगे। अगर आप नॉर्मल कंपाइलर यूज कर रहे हैं जैसे टर्बो C वगैरह, उसमें 16 बिट के कंपाइलर होते हैं, ठीक है। तो 16 बिट के कंपाइलर में जो इंटीजर का साइज होता है वो 2 बाइट का है, और जो 32 बिट के में उसमें इंटीजर का साइज 4 बाइट है। तो पहली चीज़ तो हमारे पास ये इंटीजर है, ये 4 बाइट का हो गया, तो इसमें ये 4 बाइट एलोकेट करेगा। इंटीजर जो है यहाँ से 4 बाइट एलोकेट कर ली इसने, 1 2 3 4 यहाँ पे हो गई। अब कैरेक्टर है, कैरेक्टर इसमें भी 1 बाइट का ही होता है, इसमें भी 1 बाइट का ही होता है, ठीक है। लेकिन जो आर्किटेक्चर होती है 32 बिट वाले में, उसमें ये कैरेक्टर को भी स्टोर तो करता है 1 बाइट में, लेकिन उसके लिए रिजर्व करेगा 4 बाइट ही, ठीक है। कैरेक्टर के लिए भी रिजर्व कितनी बाइट करता है, 32 बिट का कंपाइलर 4 बाइट ही करता है। कैसे करेगा देखो, साइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, लेकिन ये जो है हमारे पास ये अनयूज्ड स्पेस रहेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं। कैरेक्टर की वैल्यू केवल यहीं पे आएगी, इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, इतने में इंटीजर होगा। ये कैरेक्टर की वैल्यू जो है वो वैल्यू यहीं पे रहेगी, लेकिन साइज रिजर्व 4 का ही होगा। हमेशा अगर कैरेक्टर और इंटीजर देने 4 के मल्टीपल में ही ब्लॉक बनाता है 32 बिट का कंपाइलर, ठीक है। 16 बिट के कंपाइलर में ऐसा कुछ नहीं होता, 16 बिट के में जो जितने का उतने के साइज का ही होगा। तो 4 बाइट ही ये साइज मेमोरी के लिए इसके लिए रिजर्व करेगा, 4 बाइट ही इसके लिए रिजर्व करेगा। टोटल हमारे पास जो आंसर होगा वो 8 बाइट होगा। तो यहाँ पे आंसर जो है 8 बाइट आ जाएगा, यानी ये वाला आंसर, 4th वाला आंसर सही हो जाएगा। अगर ये चीज़ जो है बेसिकली हम करते 16 बिट वाले में, तो 16 बिट वाले कंपाइलर में इंटीजर 2 बाइट का हो जाता, कैरेक्टर 1 बाइट का, और आपका आंसर 3 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा,
8 होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही है हमारे पास। आप इन प्रोग्राम को चला के भी देख सकते हो, टर्बो सी में भी आप ऑनलाइन भी चला कर देख सकते हो, वहाँ पे 32 बिट के कंपाइलर मिलेंगे आपको। तो इस क्वेश्चन में 16 बिट दे रखा, तो इसी में इसका आंसर 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर होंगे यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कौन सा यूज, स्ट्रक्चर इनमें से कौन सी चीज़ यूज करता है, यानी ये कुछ हमारे पास वे दिए हुए हैं। डेटा स्ट्रक्चर हैं हमारे पास, लीनियर नॉन लीनियर आप जानते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो इनको डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रक्चर, यानी जो स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, तो कौन से में यूज कर सकते हैं। देखो एरे बनाना हो आपको, एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाना हो, वहाँ पे भी आप बना सकते हैं, स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर से डिफाइन करी जाती है, आपने सबने पढ़ा ही होगा। स्ट्रक्ट बनाते हैं हम लिंक लिस्ट में, स्टैक में, क्यू में। जब भी डायनेमिक हमें बनानी होती है तो स्ट्रक्चर के थ्रू। बाइनरी ट्री होते हैं वो भी स्ट्रक्चर के थ्रू बनते हैं। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर का यूज करके हम बना सकते हैं। देखो दो तरीके हैं यहाँ पर हमारे पास। जैसे नोड क्रिएट करी जाती हैं जब लिंक लिस्ट बनते हैं, जिसमें भी लिंक लिस्ट बन रही, नोड वगैरह बनती हैं, बाइनरी ट्री में बनती है। लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर से डिफाइन होती है, तो बाइनरी ट्री भी स्ट्रक्चर से डिफाइन होगी, ठीक है। तो ऑल ऑफ द मेंशन इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे डिस्कस किए। बाकी क्वेश्चंस की वीडियो जो है आपको ऐप में मिल जाएंगी, वहाँ पर जो है अपलोड करवा रहे हैं इनको, और आप वहाँ से देख लेना।